नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। क्या जाति जनगणना साल 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव की नज़र से देखा जाए तो किसी भी तरह का मुद्दा बन पा रहा है? क्या बिहार के किसी भी कोने से कुछ भी ऐसा सुनाई दे रहा है जिसे देखकर या सुनकर यह कहा जाए कि अगर जाति जनगणना न हुई होती तो यह मुद्दा न बनता? क्या कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा माहौल दिख रहा है जिससे यह लगे कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति जनगणना करवाई थी, राजद या जदयू, इसकी वजह से इनका वोट बढ़ रहा है? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर यकीन ना हो तो आप बिहार का कोना कोना घूम कर देखिए, जाति जनगणना कोई मुद्दा नहीं। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत जैसे देश में जो सदियों से एक ऐसी व्यवस्था का शिकार रहा हो जो सोपानीकृत हो, हायरार्कियल हो और डिस्क्रिमिनेटरी हो, उसमें जो गहरी बीमारी है उसको जानने के लिए जाति जनगणना करवाना अनिवार्य था और यह अनिवार्य है। सरकार को करवाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह होना चाहिए ताकि यह पता चले कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति जातिगत आधार पर कैसे है। एक एक्सरे निकल करके आए जो बताए कि भारत जाति के आधार पर कितना बीमार है। मगर इसके आंकड़े जो निकलते हैं और उन आंकड़ों पर जो बहस चलती है, जो यह कहती है कि इससे पूरे राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा, चुनावी राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा, वह बात समझ से परे है, वह बात समझ में नहीं आती। और बिहार विधानसभा साल 2025 के चुनाव में देखा जा रहा है तो दिख भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बात कही जाती है जाति जनगणना को लेकर के कि जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह सब कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जाति की जितनी संख्या उस आधार पर उसकी हिस्सेदारी होगी। अब पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया है, अगर उनका ही एनालिसिस हम करके देखें, जो बिहार की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो हाल यह निकलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा वोट उस जाति को दिया है जिससे वह परिभाषित होती है। अगर राजद को कहा जाता है कि वह यादवों की पार्टी है तो यादवों को सबसे ज्यादा जो सीटें मिली हैं, यादव उम्मीदवार सबसे ज्यादा खड़े हुए हैं। वही हाल जदयू का है, कुर्मी उम्मीदवार हैं जो अपने आबादी के अनुपात से ज्यादा हैं। और वही हाल भाजपा का है, स्वर्ण जाति के लोग ज्यादा खड़े हुए हैं, स्वर्ण जाति के उम्मीदवार ज्यादा हैं। जाति जनगणना साल 2023 से यह निकल करके आया कि बिहार में यादवों की आबादी 14% है। तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बराबर अगर सामाजिक न्याय है, और राजद वाले सामाजिक न्याय वाली पार्टी खुद को कहते हैं मगर आज तक परिवार से आजाद नहीं हो पाए, तो इस आधार पर क्या होना चाहिए? 14% जो आबादी है उतना ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए यादवों का सीट में। 143 विधानसभा सीट पर राजद लड़ने जा रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसमें से यादव लड़ने जा रहे हैं 52 से 53 सीट पर, 50 से 53 सीट पर। जो हिस्सेदारी देखी जाए तो 36% के आसपास बनती है, मतलब तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा हिस्सेदारी यादवों की जो कुल आबादी है बिहार में उससे। यह कहां का सामाजिक न्याय भाई? जाति जनगणना तक तो कोई आप फायदा ही नहीं उठाया, आपने किसी भी तरह का न्याय नहीं किया। आगे आइए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, आबादी कितनी है? 2 से 3%। तो इसी के अनुपात में सीटों की संख्या भी होनी चाहिए थी। जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उतनी संख्या होती, लेकिन कितनी उम्मीदवार कुर्मी जाति से लड़ रहे हैं? तो 12। 101 जदयू के उम्मीदवारों में से 12 कुर्मी जाति से हैं, मतलब जितनी आबादी है उससे तकरीबन 4 से 5% ज्यादा। भाजपा भी पीछे नहीं रहती है, उसने तो कह दिया है कि जब जनगणना होगा उसी के साथ जाति जनगणना होगा।
वह भी श्रेय ले रही है, वह भी यह कह रही है कि वह भी सामाजिक न्याय करेगी, सामाजिक न्याय की पार्टी है। तो अगर उसका देखा जाए तो 15% आबादी बिहार में ऊंची जातियों की, लेकिन सीटें कितनी दी गई हैं, उम्मीदवार कितने उतर रहे हैं सवर्ण जाति से, ऊंची जातियों से, जनरल क्लास से? 49% भाजपा की तरफ से। अब वही हाल कांग्रेस का भी है, कांग्रेस में भी जनरल उम्मीदवार ज़्यादा हैं, स्वर्ण उम्मीदवार ज़्यादा हैं, अपनी आबादी से ज़्यादा हैं बिहार में। तो यह तो आपको उम्मीदवारों की जो संख्या है उस आधार पर अगर देखा जाए तो यह पता चलता है कि जाति जनगणना का कोई भी इस्तेमाल किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। सबने उन्हीं जातियों को ज़्यादा संख्या में सीटें दी हैं, उम्मीदवार खड़ा किए हैं उन्हीं जातियों से जिससे वह परिभाषित होती हैं। तो यहाँ पर जाति जनगणना का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। अब यह सवाल यह बनता है, क्या वजह है कि जाति जनगणना बिहार की राजनीति में मुद्दा नहीं बन पा रहा है? बिहार में ही हुआ जाति जनगणना, लेकिन मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और ये कहा जाता है कि जाति के आधार पर यहाँ पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल दिख भी रहा है, यादव को सबसे ज़्यादा सीट यादव उम्मीदवार राजद की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी आबादी है बिहार में और यह इनका सपोर्ट बेस है। तो यादव जाति के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा हैं, कुर्मी के नीतीश कुमार के साथ उम्मीदवार ज़्यादा हैं, सवर्ण के उम्मीदवार भाजपा के साथ है। तो यह दिख भी रहा है। अब सवाल यह है, क्या वजह है कि जाति जनगणना जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अब बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति बदल देगी, वह मुद्दा नहीं बन पा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जातियां ऐसी तो है नहीं कि किसी किसी इलाके में बसी हुई हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में सभी जातियां हैं, वह एक मिलकर के समुदाय बनाती हैं, समूह का निर्माण नहीं करती हैं, किसी खास जाति का समुदाय बनाती हैं। तो विधानसभा जीतना है भाई, तो नैरेटिव भले हो, यह जरूर कहा जाता हो कि राजद यादवों की पार्टी है, लेकिन वो खुल करके ऐसा नैरेटिव नहीं क्रिएट कर सकती राजद की तरफ से कि वह यादवों की पार्टी है। वो हमेशा कहेगी कि सबकी पार्टी है, और यही हाल सारी पार्टियों का है। भाजपा भी नहीं कहेगी ऊंची जातियों की पार्टी है, भले अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी दिखाई दे। और बहुमत जो बनेगा सीटों का, वह बहुमत भी 50% से ज़्यादा जब सीटें होंगी तब बनेगा, और उसके लिए सबका वोट चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी एक जाति से 50% पूरा हो जाए। तो यह जो संगम है, यह संगम मजबूर करता है कि यह पूरी तरह से अलगाव, जाति के आधार पर अलगाव की पॉलिटिक्स ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जिससे जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं और जिससे यह कहा जा रहा था कि पूरा परिदृश्य बदलेगा, वह परिदृश्य नहीं बदल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो सबसे जरूरी बात है वह कि मीडिया जिस तरह की बहस गढ़ती है, वह बहुत ज़्यादा हमारे देश के लोगों पर हावी रहता है। उसकी भूमिका इस समय बहुत ज़्यादा है। उससे ही वो चुनाव को देख रहे हैं, अपने आप को देखते हैं, किसको वोट देना है नहीं देना है, उस परिस्थिति को देखते हैं। तो उनकी बहस तो सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं होता कि किसी खास पॉकेट में एक जाति हो और उससे लोग जीत करके आ रहे हैं। समुदाय है भारत में, और बिहार में भी इलाके में समुदाय है, हर विधानसभा में समुदाय में, जिसमें विभिन्न जातियां हैं, और 50% से ज़्यादा सीट चाहिए। केवल मुस्लिम और यादव से नहीं होगा, और भी सपोर्ट बेस चाहिए। इसलिए हमेशा क्या होता है, सबका साथ सबका विकास जैसी बातें हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब आगे आइए, आगे क्या जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि जाति जनगणना के बाद निकले हुए जो आंकड़े हैं उसकी सारी बहस आरक्षण पर जाकर सीमित है, रिजर्वेशन पर। और रिजर्वेशन के साथ दिक्कत यह है कि या तो सरकारी नौकरी मिलेगा या शैक्षणिक संस्थान मिलेगा। शैक्षणिक संस्थान तक पहुंचने का मतलब है कि 12वीं क्लास पास करने के बाद, और क्या कहते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद MA PhD में जाइए तब, और सरकारी नौकरी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास कीजिए तब। यह सारी दिक्कतें हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते जो पिछड़ी आबादी है उसमें से तकरीबन 99% तो यहां तक पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले ही दम तोड़ देते हैं। 10वीं 12वीं के पहले ही वो सब कुछ अपना छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई, तो आरक्षण का लाभ तो उठाते ही नहीं। तो वहां तक जो पहुंच रहा है, उनकी जिंदगी में जो चीजें पहुंच रही है, सरकार पहुंचा रही है, उसका ज्यादा फायदा है उनके जीवन में। जो राशन पानी,
जीविका से मिलने वाला 10,000, इस तरह का जो नैरेटिव है, फ्री में बिजली, इसका लाभ उन्हें ज्यादा दिखता है, बशर्ते कि आरक्षण के नैरेटिव का लाभ उन्हीं सरकारी नौकरियों का, जो मुश्किल से इतनी कम है, मतलब जिनकी संख्या, जिसे लेकर आप कह ही नहीं सकते कि आरक्षण को लेकर के जो बहस होती है उसका सामाजिक न्याय से कोई सरोकार भी बनता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। अगर एसटी, ओबीसी, ईबीसी को मिला दिया जाए तो यही संख्या तकरीबन बिहार में 80% के आसपास बन जाती, और बिहार की टोटल आबादी की प्रति व्यक्ति आमदनी 5 से 6 हज़ार रुपये है, यानी कि बहुत बड़ी आबादी तो बिहार में गरीबी के हालात में जी रही है। तो इनके साथ जो काम करेगा वो विकास का नैरेटिव, सबका साथ सबका विकास, भले ही विकास हो या ना हो, आरक्षण का नैरेटिव काम नहीं करेगा, इसलिए यहां पर ये लोग फेल कर जाते हैं। एससी समुदाय 20% के आसपास है, लेकिन 1% आबादी जो है उसने एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस, सीए जैसी डिग्री हासिल की है, जो प्रतिष्ठित डिग्रियां होती हैं। ग्रेजुएशन केवल 3% आबादी, और लैपटॉप तो आप समझिए 1% आबादी के पास भी नहीं है। ऐसी स्थिति है, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है इतनी बड़ी आबादी में, और इतनी बड़ी आबादी को चंद नौकरियों से संतुष्ट नहीं कहा जा सकता कि इससे आपका सरकारी नौकरी में आप चले जाएंगे, आपके लिए आरक्षण है, इसकी वजह से आपका सोशल जस्टिस हो गया। अरे भाई, सरकारी नौकरी में तब तो जाएगा जब वो ग्रेजुएशन पास करेगा, कंपटीशन के एग्जामिनेशन बैठेगा। उससे पहले तो 90%, 95% लोगों ने खेल का मैदान छोड़ दिया अपनी गरीबी की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आरक्षण का नैरेटिव है वह काम नहीं करता है। विकास का नैरेटिव, सबका विकास, कुछ ना कुछ टोकनिज्म राज्य की तरफ से मिले, उसका नैरेटिव काम करता है। और यही वजह है कि खुल करके जो जाति जनगणना से निकले हुए आंकड़े हैं उन पर बात संभव नहीं हो पाती, और नेता बात भी नहीं करते हैं। आज के समय में तो वही नेता है जिसको मीडिया वालों ने नेता बना दिया, उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं की बातों की चर्चा हो रही है। तो यह सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जाति जनगणना क्या है और उससे निकलने वाले जो आंकड़े हैं वह मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे नेता हैं, भले वह झूठे हैं, खराब हैं, यह बात बहुत बड़ा मुद्दा है, बशर्ते कि इसके कि बिहार की 80% आबादी बहुत पिछड़ेपन का शिकार है। उससे ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं कि देश में एक ऐसा नेता है। ये सारी दिक्कतें, क्योंकि मीडिया वाले उस तरह का नैरेटिव बनाते, इसलिए जाति जनगणना मुद्दा नहीं बन पा रही। शुक्रिया।